चलो आज का जो टॉपिक है वो पॉलिटी का बेसिक चैप्टर आपका जो है राज्यों का संघ, अनुच्छेद 1 से हम लोग आज पढ़ना शुरू करेंगे और 395 अनुच्छेद तक हम लोग को पढ़ना पड़ता है। तो सारे अनुच्छेद नहीं पढ़े जाते हैं, बल्कि जो जो महत्वपूर्ण है, जहां से एग्जाम में पूछे जाएंगे, उन्हीं अनुच्छेद का हम चर्चा करेंगे और वही आप देखेंगे कि एग्जाम में आर्टिकल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला है कि आपका भारत क्या है कि राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। अमेरिका भी राज्यों का संघ है, लेकिन उसको इंग्लिश में फेडरेशन ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। यानी भारत क्या है कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। यानी केंद्र का विनाश कभी नहीं हो सकता, यानी केंद्र हमेशा बरकरार रहेगा, जबकि राज्य टूट सकता है, राज्य बदल सकता है, राज्य समाप्त भी हो सकता है, लेकिन केंद्र कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि भारत क्या है? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। जबकि अमेरिका क्या है? फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है। यानी वो क्या है कि अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ। अमेरिका में राज्य का विनाश नहीं होगा, लेकिन उसका जो है यूनियन जो है आपका यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसका विनाश हो सकता है, समाप्त हो सकता है। तो वहां पे राज्य को ज्यादा शक्ति दी गई है। कहां पर? अमेरिका में। जबकि भारत में केंद्र को ज्यादा शक्ति दी गई। और यूनियन ऑफ स्टेट्स का जो चर्चा है, राज्यों का संघ, वह संविधान के अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत क्या है? राज्यों का संघ है। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि किस अनुच्छेद के तहत भारत एक राज्यों का संघ है, या आर्टिकल 1 क्या कहता है। तो भारत क्या है कि राज्यों का एक संघ है। ठीक है, देखो जितने भी अनुच्छेद है, आर्टिकल है, सबका एक अपना महत्व है और कहीं से भी प्रश्न किसी प्रकार से पूछे जा सकते हैं। आप लोग बस अच्छे से सुन के रखिए, अंदाजा भी आप लगाएंगे तो वहां सही जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत क्या है? राज्यों का संघ है, जहां भारत शब्द क्या है? देश का नाम है, इंडिया, भारत। देखो कई बार हम लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, तो अगर वास्तव में देखें तो हिंदू बाद में जाकर के किसी धर्म विशेष का नाम दे दिया गया है, लेकिन शुरुआत में आप देखिएगा तो सिंधु घाटी सभ्यता से, सिंधु से स्व से ह हुआ। चूंकि जो अरबी लोग थे वो स्व को ह पढ़ते थे, ठीक है, मध्य एशिया के जो लोग थे वो स्व को ह पढ़ते थे। सिंधु के जगह वो लोग हिंदू बोलते थे, हिंदू लिखते थे। तो जो सिंधु किनारे जो लोग रहते थे उसको सिंधु कहा गया, सिंधु से हिंदू हो गया और हिंदू से हिंदुस्तान हो गया। तो वहां किसी धर्म विशेष की चर्चा नहीं है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्योंकि उस समय कोई धर्म था ही नहीं। ठीक है, जो भी था वो सनातन धर्म, आर्यों का जो धर्म था वही चल रहा था। तो कहीं ना कहीं आप हिंदुस्तान बोलते हैं तो सभी जाति धर्म के लोग, ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में केवल हिंदू ही रहेंगे। क्योंकि आजकल हिंदू राष्ट्र का डिमांड थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए हमने पहले आपको चर्चा कर दिया। ठीक है, जहां भारत जो है, इंडिया, भारत नाम भरत के नाम पे पड़ा है और एक राजा भरत हुआ करते थे। ठीक है, और उसी के नाम पे क्या पड़ गया है? भारत पड़ गया। और संघ शब्द शासन प्रणाली को दर्शाता है, यानी जो विभिन्न प्रांत हैं, जो विभिन्न राज्यों हैं, सब मिलकर के एक साथ हो करके देश का संचालन करते हैं। तो भारत क्या है? देश का नाम है, इंडिया। और जो संघ है, यूनियन शब्द जो है, वह प्रणाली को दर्शाता है कि किस प्रकार से यहाँ पे शासन व्यवस्था चलाई जाती है। भारत के राज्य क्षेत्र में समाविष्ट क्षेत्र, अनुच्छेद 1 में क्या क्या है? तो राज्यों के राज्य क्षेत्र, कि किस राज्य का राज्य क्षेत्र कहां से कहां तक फैला हुआ है। पहली अनुसूची में भी निर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। तो इन सब का चर्चा जो है भारत के राज्य क्षेत्र में किया गया है अनुच्छेद 1 के तहत। नोट में क्या लिखा गया? देखिए, कोई भी राज्य भारत से अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं है। पहले ही हमने बता दिया, भारत विनाशी राज्यों का क्या है? अविनाशी संघ है। भारत क्या है? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। संघ का विनाश नहीं हो सकता, लेकिन राज्य को तोड़ा जा सकता है, विनाश किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। ठीक है,
जैसे जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर को क्या किया गया, केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया, लद्दाख और जम्मू। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पे राज्य का क्या कर दिया गया, विनाश कर दिया गया, या किसी राज्य को तोड़ दिया जाता है। जैसे बिहार भी पहले, उड़ीसा, बिहार और झारखंड तीनों एक ही था, और उससे भी पहले बिहार बंगाल एक ही हुआ करता था, बंगाल प्रांत। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि टूटा, अलग अलग बट करके। तो 2000 ईस्वी में आपसे क्या हो गया, झारखंड अलग होकर के एक नया राज्य बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे तोड़ा जा सकता है राज्यों को, लेकिन केंद्र नहीं टूटेगा। ठीक है, तो वही है अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 मेन रूप से यही कहता है, भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है, भारत राज्यों का संघ है, और भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। बस इतना आप लोग दिमाग में बैठा के रखिए। अब आ जाइए अनुच्छेद 2 पर। अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। ठीक है, तो अनुच्छेद 2 में जो नए राज्य का प्रवेश या स्थापना किया जाता है वो अनुच्छेद 2 में शामिल है। इसके अनुसार संसद को 2 प्रकार की शक्ति प्रदान है, यानी संसद नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति, कोई भी नया राज्य है उसको केंद्र शासित बना सकता है, या पहले से जो विद्यमान राज्य है उसको भी केंद्र शासित में बदल सकता है। जैसे जम्मू कश्मीर पहले से विद्यमान राज्य था, उसको केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया। तो किस अनुच्छेद के तहत किया गया ऐसा, अनुच्छेद 2 के तहत। उसके बाद नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति, पहले से स्थापित किंतु भारत के संघ में शामिल नहीं है, तो यहाँ पे नए राज्य भी बनाए जा सकते हैं, पहले से भारत में ही है। ठीक है, लेकिन उसके पार्ट का नाम तोड़ करके अलग बनाया जा सकता है। जैसे अब देखिए अनुच्छेद 2 का क्या है, सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य था जो स्वतंत्र देश था। ठीक है, 1975 से पहले सिक्किम आपके देश का राज्य नहीं था, वो क्या था, स्वतंत्र देश था। लेकिन उसको 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा उसको क्या किया गया कि संघ में शामिल कर लिया गया। जो राज्यों का संघ है उसमें आपका सिक्किम भी एक राज्य बन गया। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि अनुच्छेद 2 के अनुसार किसी जो भी अभी आसपास का जो राज्य था या देश था जो भारत में शामिल नहीं था, और भारत उसको शामिल कर सकता है, चूंकि भारतीय क्षेत्र में आता है, भारतीय एकता अखंडता के लिए जरूरी है, तो वैसे राज्यों को भारत ने अपने में मिला लिया, और यही अनुच्छेद 2 के तहत मिलाया गया। और सिक्किम वाला बहुत महत्वपूर्ण है, ये कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, इसीलिए याद रखिएगा। सिक्किम पहले कब, 1975 से पहले एक देश था जिसको 36वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, भारत में राज्य का दर्जा दे करके भारत के संघ में शामिल किया गया। ठीक है, तो याद रहेगा सिक्किम कब, तो 1975 केमा संविधान संशोधन 36वां। उससे पहले वह स्वतंत्र देश था, सिक्किम क्या था, स्वतंत्र देश था। ये समझ गए। अब आ जाए अनुच्छेद 3, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। जो पहले से विद्यमान राज्य तो उसके नाम में भी परिवर्तन किया जा सकता है अनुच्छेद 3 के तहत। जैसे उत्तरांचल का नाम रख दिया गया उत्तराखंड, उत्तरांचल का क्या नाम रख दिया गया, उत्तराखंड। जैसे पांडिचेरी का नाम रख दिया गया पुदुचेरी, तो ये अनुच्छेद 3 के तहत। या नए राज्य बनाए गए, झारखंड बना 2000 में, 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना, तो अनुच्छेद 3 के तहत बने। ठीक है, या किसी राज्य क्षेत्र का है तो कोई सीमावर्ती एरिया है, तो जैसे बिहार यूपी में, तो कई बार क्या होता है कि विवाद होता है गांव को लेकर के, तो कुछ गांव यूपी वाला बिहार में आ जाएगा, बिहार वाला यूपी, जिससे कि शासन व्यवस्था आसानी से चल सके। कई बार भारत क्या किया कि बांग्लादेश के पास का जो भी बहुत सारा क्षेत्र था, ठीक है, कुछ क्षेत्र भारत ने बांग्लादेश को दे दिया और कुछ क्षेत्र भारत ने बांग्लादेश का ले लिया। अगर मान कर चलिए बांग्लादेश में कोई हिंदू बाहुल्य क्षेत्र चला गया और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र बांग्लादेश के बगल का है, पड़ोसी का, वो भारत में आ गया। ठीक है, तो उस स्थिति में सांस्कृतिक आधार पर, चूंकि क्या होता है कि हमारे जाति धर्म में क्या है कि हमारा रिश्तेदारी जो होता है वो अपने कल्चर से ही होता है, अपने जाति धर्म के लोगों से ही होता है। तो भारतीय लोगों को बांग्लादेश जाना, बांग्लादेश को भारत आना थोड़ा कष्टकर है, इसीलिए वैसे क्षेत्रों को क्या किया गया कि चलो भाई जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है उसको भारत में कर दो, और जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वो बांग्लादेश ले लो। चूंकि बांग्लादेश तो
धर्म के आधार पर ही बटा था ना भारत पाकिस्तान, ठीक है। तो इसके आधार पर अनुच्छेद 100वां संविधान संशोधन के तहत किया गया, आगे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं नामों में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है, ठीक है। अब आ जाइए अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? जो नाम में परिवर्तन होगा, नाम में जो परिवर्तन होगा अनुच्छेद 3 के तहत, उसको अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, ठीक है। इसको संविधान संशोधन हम नहीं कहेंगे। अगर किसी राज्य का नाम परिवर्तन हो गया, किसी राज्य का बंटवारा हो गया, दो अलग अलग राज्य बन गए, जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2014 में दोनों अलग होकर के एक दो राज्य बन गया, आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ, तो ऐसे केस में अनुच्छेद 368 की आवश्यकता नहीं है, संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। वही आपका अनुच्छेद 4 बोलता है कि इस अनुच्छेद के अनुसार नए राज्यों का प्रवेश या गठन अनुच्छेद 2, नए राज्यों का निर्माण सीमाओं क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन अनुच्छेद 3, संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो अनुच्छेद 4 क्या बोलता है? अगर आप नाम परिवर्तन होता है किसी राज्य का या नए राज्य क्षेत्र भारत में शामिल होते हैं तो उसको 368 का संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, ठीक है। वो अनुच्छेद 3 और 4 के तहत ही माना जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जब आपका देश आजाद हुआ था उस समय भारत के मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता था। एक आपका देसी रियासत जहां पे राजा महाराजा शासन कर रहे थे, दूसरा ब्रिटिश भारत जहां अंग्रेज शासन कर रहे थे। एक बात आप लोग अच्छे से जान लीजिए कि पूरे भारत पे कभी अंग्रेजों ने शासन नहीं किया था। जो राज हस्ताक्षर के तहत उसमें शामिल हुए थे, जो उन्होंने सुरक्षा मोल लिया था साइन करके, ठीक है, उसी राज्यों पर वह अंग्रेज शासन कर रहा था। बाकी उस समय लगभग 600 देसी रियासत थे जहां राजा महाराजा शासन कर रहे थे, वहां अंग्रेजों का शासन नहीं था। जब आजादी मिली देश को, ठीक है, तो 500 टोटल 52 देसी रियासत भारत में रहा, बाकी 600 प्लस था तो कुछ पाकिस्तान में भी गया। तो जब 552 देसी रियासत भारत में आया तो 549 तो दंडवत प्रणाम करके भारत में शामिल हो गया, क्योंकि उसको लग गया कि अकेले शासन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जनता को चाहिए था, देशभक्ति थी उस समय। लेकिन 3 देसी रियासत जो था वह तैयार होने से, मतलब भारत में शामिल होने से मना कर दिया। पहला था हैदराबाद का, हम शामिल नहीं हुए, दूसरा था जूनागढ़ और तीसरा था जम्मू कश्मीर। ये तीनों जो देसी रियासत थे वो भारत में शामिल होने से मना कर दिया। आगे चल करके सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्रालय दिया गया और उन्होंने डायरेक्ट कहा कि वहां पे जनता के द्वारा जनमत संग्रह कराया जाए और जनमत संग्रह के आधार पर, ठीक है, भारत में उसको मिलाया जाए। लेकिन हैदराबाद वो भी करने को तैयार नहीं हुआ। तब जाकर के जो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे गृह मंत्रालय उनके पास था, उन्होंने सीधे उसको कहा या तो कल सुबह तक आकर के साइन कर दो, एक दिन का टाइम दिया, नहीं तो कल युद्ध करने के लिए तैयार रहो। अब एक छोटा सा रियासत इतने बड़े देश से कैसे लड़ सकता है? चुपचाप आकर के वो साइन कर दिया। जूनागढ़ छटपटाया। जूनागढ़ में हिंदू ज्यादा थे और लेकिन वहां का शासक मुस्लिम था जूनागढ़, ठीक है। जूनागढ़ का शासक कौन था? मुस्लिम था। लेकिन जूनागढ़ में जो लोग जनता थी ज्यादा वो हिंदू आबादी थी, तो वहां जनमत संग्रह हुआ। जनमत कहा कि हम भारत में रहेंगे, ठीक है। जूनागढ़ पाकिस्तान जाना चाह रहा, क्योंकि वहां का शासक कौन था? मुसलमान था, मुस्लिम था, इस्लाम धर्म मानने वाला था, तो उसको लगा पाकिस्तान चल जाए। लेकिन वहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जनमत संग्रह करवा दिया, जनता जिधर जाएगी उधर ही तुमको जाना पड़ेगा और जनता भारत में आना चाहिए, क्योंकि हिंदू बाहुल्य था, हिंदू कभी भी पाकिस्तान जाना नहीं चाहते। यही केस बच गया। जम्मू कश्मीर में भी जनमत संग्रह होना था, लेकिन पटेल को भली भांति पता था कि अगर जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह होगा तो वो पाकिस्तान में ही जाना चाहेगा और वो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। क्योंकि अगर उसका सिर काट लिया जाए, क्योंकि भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में हिमालय पर्वत है और जम्मू कश्मीर हिमालय पे ही बसा है, ठीक है। अगर वह हिमालय तक का पार्ट पाकिस्तान को दे दिया जाएगा तो मैदानी भाग में वो आसानी से कब्जा कर सकता है कभी भी।
तो भारत के लिए यह चिंता का विषय हो गया। तो भारत ने वहां पे जनमत संग्रह नहीं करवाया। एक गलती भारत की है कि उसने जनमत संग्रह नहीं करवाया। पाकिस्तान आजाद होते के साथ ही पाकिस्तान का जब अपना देश बना, पाकिस्तान भारत से बंट करके, तो बहुत सारे फंड भारत की तरफ से उसको दिए गए। जब बंटवारा होता है तो अगर आप घर का कोई बड़ा पार्ट लेते हैं तो उसके बदले में एवज में कुछ रुपया भी आपको देना पड़ता है, तो भारत को देना पड़ा और भारत ने दिया। और उसी धन का वह उसने क्या किया, इस्तेमाल भारत के खिलाफ, और भारत पे चढ़ाई कर दी जम्मू कश्मीर पे। और जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है अभी भी अधिकृत पाकिस्तान अधिकृत है, पीओके का पार्ट है। पहले जम्मू कश्मीर का ही पार्ट था, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है। उसको रातों रात कब्जा भी कर लिया गया था पाकिस्तान की सेनाओं के द्वारा, या वहां के जो लोकल कह सकते लड़ाकू थे, गुंडा थे, या जो भी कह लीजिए, क्योंकि वहां पे जो वहां का शासक जो था पाकिस्तान उस समय, वहां के जो जिन्ना थे, उन्होंने समर्थन किया था उस आतंकवादी संगठन को। तो उसने भारत का जो जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर उस समय देसी रियासत ही था, तो वहां का राजा दौरा आया भारत के पास, क्योंकि वह राजा जो था, राजा हरि सिंह, वह हिंदू था और वह कभी पाकिस्तान में मिलना नहीं चाहता। तो उसने साइन किया कि हम भारत, लेकिन उसके लिए एक अनुच्छेद 370 एक अलग से प्रावधान बनाया गया कि वह भारत का पार्ट रहेगा, लेकिन वह अपना कानून अपने हिसाब से चलाएगा, क्योंकि उस समय किसी भी तरीका से जम्मू कश्मीर को भारत के अधीन करना था। इसीलिए भारत ने इस बात को माना और जम्मू कश्मीर भारत का पार्ट बन गया, लेकिन उसका एक अलग कानून था अनुच्छेद 370 के तहत। फिर जाकर के अब जाकर के जब बीजेपी की सरकार आई 2018 या 19 में जाकर के, फिर क्या किया गया, जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बना करके पूरे समस्त भारत के जैसे राज्य है कानून उसके तहत कर दिया, ठीक है। तो ये कहानी है। तो यहाँ पर किस प्रकार से राज्यों का निर्माण हुआ है। अभी आपके देश में 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। कितना है? 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य। तो शुरुआत में इतने राज्य नहीं थे, शुरुआत में मात्र 9 ही राज्य था, 9 ही प्रांत था। देखिए वही चीज लिखा हुआ है, देशी रियासत का एकीकरण। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारतीय राज्य 2 वर्गों में विभक्त था, एक ब्रिटिश भारत और दूसरा देशी रियासत। ब्रिटिश भारत में 9 प्रांत और लगभग 552 देशी रियासतें थी। कितना? 9 प्रांत और 552 देशी रियासत, जिसमें 549 भारत में आसानी से शामिल हो गए। शेष 3 बचा कौन? जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ठीक है। और आयरन मैन इसीलिए कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1949 में मूल संविधान में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र को 4 प्रकार के राज्यों में बांटा गया। जब संविधान बना तो उस समय भारत के जो राज्य थे उसको 4 भाग में बांटा गया। क, ख, ग, घ। भाग क में क्या है? ये वो राज्य थे जिसे 1935 के भारत शासन अधिनियम में प्रांत कहा गया था, जैसे असम, बिहार, बंबई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत, ये सब जो थे ये सब भारत के प्रमुख प्रांत थे, 9 प्रांत, ठीक है। संयुक्त प्रांत का ही नाम बाद में चल करके यूपी पड़ा, उत्तर प्रदेश। भाग ख, बड़े आकार के देशी रियासत, इसके अंतर्गत जैसे हैदराबाद हो गए, मैसूर हो गया, ठीक है, हैदराबाद और मैसूर, तो बड़े देशी रियासत। उसके बाद ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त के शासन व कुछ शाही शासन वाले राज्य क्षेत्र, जहां पर शाही लोग शासन कर रहे थे और ब्रिटिश भारत के कुछ वहां पे आयुक्त थे, मुख्य आयुक्त, वो दोनों मिल करके वो शासन करते थे। खास करके छोटी रियासत इसके अंतर्गत आया। तो छोटी रियासत में जैसे अजमेर हो गया, बिलासपुर हो गया, कूच हो गया, कुर्ग हो गया, दिल्ली हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, तो ये सब छोटी रियासत थी। और घ है, इसका निर्माण विदेशों से अर्जित राज्य क्षेत्रों के लिए किया गया, जो पहले विदेश में थे, यानी आपके देश में शामिल नहीं थे, बाद में उसको शामिल कर दिया गया। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सब कभी क्या हुआ करता था,
तो ये उपनिवेश हुआ करता था, ब्रिटेन का, फ्रांस का, अन्य जो यूरोपीय देश है उसका उपनिवेश हुआ करता था। बाद में इसको भारत में शामिल कर लिया गया। तो कहने का अर्थ है कि भारत को 4 प्रकार के प्रांतों में, राज्यों में, क्षेत्रों में बांटा गया था। भाग क, ख, ग, घ। पहला में क्या है? वे राज्य जो 1935 के तहत भारत के प्रांत थे। दूसरा, बड़े आकार वाले देशी रियासत। तीसरा, छोटे आकार वाले देशी रियासत। और चौथा, वे राज्य जो विदेशों के अंतर्गत थे, विदेशी शासन जहां पे होता था, बाद में भारतीयों ने उस पर शासन किया या भारत का शासन हुआ। चलो, राज्य पुनर्गठन आयोग अति महत्वपूर्ण है। राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है, राज्यों के गठन से संबंधित एक राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई और सबसे पहले जून 1948 में, और उसके अध्यक्ष थे एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन किया गया। यानी भारत में और भी राज्य बनाए जाए भाषा के आधार पर, लेकिन यह संभव नहीं था क्योंकि भारतीय जो संविधानविद थे उनको लग रहा था यह देश की अखंडता के खिलाफ है। दिसंबर 1948 में JVP समिति बनी। जे मतलब जवाहरलाल नेहरू, वी मतलब वल्लभ भाई पटेल, पी मतलब पट्टाभी सीतारमैया। इसके नेतृत्व में गठित जो समिति है उसने देश की एकता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ वर्षों के लिए जो भाषाई आधार पर राज्यों का गठन था उसको क्या कर दिया? स्थगित कर दिया। का अभी देश आजाद हुआ है, देश एक अभी ढंग से हुआ भी नहीं है, और अगर हम भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण करेंगे तो देश टूटने की संभावना है। इसीलिए इसको कुछ दिन के लिए स्थगित किया जाए। लेकिन फिर आगे चल करके 1953 में एक नेता थे दक्षिण भारत में, पोट्टी श्रीरामुलु। क्या नाम था इनका? पोट्टी श्रीरामुलु। कांग्रेस के नेता थे, लेकिन उन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों के डिमांड रखा और उनकी मृत्यु हो गई वही आंदोलन करते वक्त ही भूख हड़ताल पर थे। और हड़ताल के दौरान ही, ठीक है, होता है ना कि सच्चे जो हड़ताली होते हैं, जो अन्न जल नहीं ग्रहण करते हैं, आजकल के हड़ताली नहीं है कि पीछे में जा करके जूस और जो है बिस्किट खाते रहते हैं, नहीं। तो उस समय रियल में अंग्रेजों के समय गांधी जी वगैरह जो करते थे अनशन, वो रियल अनशन हुआ करता था, ठीक है। आज के तरह का अनशन नहीं है, खा पी तो पहले बैठेगा, उसके बाद जो है चौकी के नीचे जा करके शरबत पीते रहेगा, ठीक है। चलिए, तो उनकी मृत्यु हो गई वही अनशन में, जिस कारण से आंदोलन और तीव्र हो गया। और इस तीव्रता को देखते हुए मद्रास को भाषा के आधार पर विभाजित कर तेलुगु भाषी पृथक राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। तो सबसे पहला राज्य भाषा के आधार पर बनने वाला कौन था? तो वो आंध्र प्रदेश था। तो याद रखिएगा, कई बार पूछा है भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो वो था आपका आंध्र प्रदेश। कौन सा था? आंध्र प्रदेश। अब आ जाइए फजल अली आयोग। 1953 में ये गठन किया गया और 1956 में पहला राज्य जो है भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश बना था, ठीक है। फजल अली आयोग बना था आपका 1953। दिसंबर 1953 में सरकार द्वारा 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में गठित की गई। कई बार पूछेगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग की अध्यक्षता या किसके नेतृत्व में राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया था, ठीक है। तो फजल अली के अध्यक्षता में। 2 अन्य सदस्य और भी थे, KM पनिकर और HN कुजरू, जो कि 1955 में रिपोर्ट पेश की जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया, ठीक है। हाँ, भाषा के आधार पे राज्य बनेगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि एक राज्य का एक ही भाषा हो। वैसा होता तो बिहार भी कई भागों में बटा रहता भाषा के आधार पर। भोजपुरी वाला एरिया अलग हो जाता, आरा भोजपुर उधर, मगही वाला अलग हो जाता, अंगिका अलग हो जाता, हम लोग मुंगेर वाले अलग हो जाते, नहीं, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया ये सब अलग हो जाता। तो यहाँ पे भाषा एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया, लेकिन भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने की बात को स्वीकारा गया।
और यहाँ पर देखिए 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। तो यानी 1956 में भारत में कितने राज्य थे? 14 राज्य थे और 6 ही केंद्र शासित प्रदेश थे। अभी कितने राज्य हैं? 2023 में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब देखिए कौन सा राज्य का निर्माण कब हुआ, ठीक है। तो देखिए महाराष्ट्र गुजरात पहले बंबई कहलाता था 1960 से पहले। महाराष्ट्र और गुजरात बना कब? 1960 ईस्वी में महाराष्ट्र अलग हो गया और गुजरात एक अलग राज्य बन गया, ठीक है। तो कब बना? 1960 में। उससे पहले ये पूरा क्षेत्र बंबई कहलाता था। क्या कहलाता था? बंबई। अब देखिए दादर नगर हवेली, ठीक है, दादर एवं नगर हवेली 1961 में केंद्र शासित प्रदेश बना और 10वें संविधान संशोधन के द्वारा। और पहले यहाँ पे पुर्तगालियों का शासन था। कहां पर? तो दादर एवं नागर हवेली में पहले किसका शासन था? पुर्तगालियों का। कब यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना? तो 1961 ईस्वी में। अब आ जाइए गोवा एवं दमन द्वीप 1962 से पहले, ठीक है, और 1987 में जाके गोवा को पूर्ण राज्य मिला है। 1962 से पहला गोवा भारत के पार्ट में नहीं था, वहां पे विदेशी फ्रांसीसियों का शासन था, ठीक है। 1962 में गोवा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में शामिल हुआ और फिर 1987 में इसको राज्य का दर्जा दिया गया। जिस प्रकार से अभी लद्दाख और जम्मू कश्मीर है तो उसको अभी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। आगे चल करके फिर जब वहां सामान्य स्थिति हो जाएगी तो उसको भी राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। आज नहीं कल भारत में 30 राज्य हो ही जाए। अब आ जाइए पांडिचेरी। पांडिचेरी का अभी वर्तमान नाम क्या है? पुदुचेरी। इसको 14वां संविधान संशोधन 1962 द्वारा संघ में प्रवेश मिला और यहाँ पर भी पहले जो था फ्रांसीसियों का शासन था, फ्रांस के लोगों का शासन था। 16वां राज्य बना नागालैंड। कब बना? 1963 ईस्वी में। यह नागा पहाड़ी एवं त्वेनसांग क्षेत्र को सम्मिलित करके बनाया गया। तो 16वां राज्य नागालैंड कब बना? 1963 में। अब आज ये 17वां राज्य हरियाणा बना। देखो हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब, तीनों पंजाब से ही बना। और हिमाचल प्रदेश भी, हिमाचल प्रदेश भी कभी पंजाब ही हुआ करता था। तो जो पंजाब का पहाड़ी एरिया है उसको हिमाचल प्रदेश राज्य का दर्जा दिया गया। तो 17वां राज्य हरियाणा है, किससे अलग होके बना? पंजाब से। कब? 1966 में। चंडीगढ़ जो केंद्र शासित प्रदेश है कब अलग होकर के बना? 1966 में ही। कहां से? तो पंजाब से। 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश 1971 में बना और पंजाब की पहाड़ी के क्षेत्रों को अलग करके इसको हिमाचल प्रदेश बनाया गया। तो याद रखिएगा कब बनाया गया? 1971। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिमाचल प्रदेश कब बना? 1971 में। कहां, किस राज्य से अलग होकर के? तो पंजाब से अलग होकर, ठीक है। 19वां राज्य मणिपुर है, 1972 में बना। 20वां राज्य त्रिपुरा 1972 में बना। 21वां राज्य मेघालय 22वें संविधान संशोधन 1969 स्वायत्त शासी प्रदेश, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा इसको मिला है आपको मेघालय को 1972 में। 22वां राज्य सिक्किम, ये अति महत्वपूर्ण है। सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन 1974 द्वारा सहराज्य बना। फिर आगे चल करके 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आपको। सह राज्य का दर्जा 35वां संविधान संशोधन, जबकि पूर्ण राज्य का दर्जा 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा किसको मिला? तो सिक्किम को मिला। पूर्व में यहाँ पर चोगियाल वंश के राजाओं का शासन था, ठीक है, चोगियाल। 23वां राज्य मिजोरम बना 1987 में, अभी पूछेंगे सबसे। 24वां राज्य अरुणाचल प्रदेश बना 1987 में। उसके बाद आपका 25वां राज्य गोवा बना। आपको पता ही है कब बना था गोवा को? राज्य का दर्जा कब मिला था? कब मिला था? देखो यहाँ पे लिखा था ना, गोवा को कब मिला था? 1987 में, ठीक है, तो याद रखिएगा।
ये भी लिखा हुआ ही है। 26वां राज्य छत्तीसगढ़ बना, ठीक है, मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के बाद 2000 ईस्वी में। तो छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग होके बना? मध्य प्रदेश से। और उत्तराखंड किससे बना? यूपी से। कब? तो ये भी 2000 में। फिर झारखंड भी कब अलग हुआ? तो हाँ, 28वां राज्य बना झारखंड, जो कि बिहार से अलग होकर के 15 नवंबर 2000, ठीक है, बिहार से। 29वां राज्य बना आपका कौन? तेलंगाना, ठीक है। और किससे अलग होकर के? आंध्र प्रदेश से। कब? 2 जून 2014 को। किससे अलग हुआ? आंध्र प्रदेश। तो ये अति महत्वपूर्ण है 29वां, क्योंकि लास्ट वाला ज्यादा पूछने की संभावना रहती है, ठीक है। बाकी बिहार, झारखंड ये सब तो आप जानते ही हैं 2000 में। अब देखिए, कुछ राज्य क्षेत्रों का नाम में परिवर्तन किया गया। 24 जनवरी 1950 को जो पहले संयुक्त प्रांत था उसका नाम रख दिया गया उत्तर प्रदेश। संयुक्त प्रांत जो था उसका क्या नाम रख दिया गया? उत्तर प्रदेश। 1 नवंबर 1956 को त्रावणकोर जो कोचीन था उसका नाम केरल कर दिया गया। 14 जनवरी 1969 को मद्रास का नाम तमिलनाडु कर दिया गया। मैसूर का नाम कर्नाटक 1973 में कर दिया गया। 1 नवंबर 1973 को लंका द्वीप और मिनीकॉय तथा अमिनी द्वीप का नाम जो है लक्षद्वीप कर दिया गया। 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया गया। 1 अक्टूबर 2006 को पांडिचेरी का नाम पुदुचेरी कर दिया गया। और 1 नवंबर 2011 को उड़ीसा का नाम ओडिशा कर दिया गया। तो इस प्रकार से कुछ राज्यों का नाम में परिवर्तन हुआ। तो ये भी पूछा जा सकता है। भारत और बांग्लादेश के मध्य ऐतिहासिक भूमि समझौता अभी हमने आपको बताया था क्यों होता है, उसका रीजन दिया था। 100वें संविधान संशोधन अधिनियम 2015, ये पूछ सकता है 100वां संविधान अधिनियम क्या चीज से जुड़ा हुआ है? तो वो क्या है कि 2015 द्वारा भारत के कुछ भूभाग पे बांग्लादेश तथा बांग्लादेश के कुछ भूभाग पर भारत का अधिकार स्वीकार कर लिया गया। क्यों ऐसा होता है? तो जो आसपास के लोग हैं सांस्कृतिक आधार पर अगर हिंदू है तो उसको हिंदुस्तान में शामिल कर लिया गया, और जो मुस्लिम थे उसको बांग्लादेश में भेज दिया गया, क्योंकि उससे उनकी सांस्कृतिक बचाव होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से यह टॉपिक जो है अति महत्वपूर्ण, और आपको हमने अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 बता दिया भाग 1 के तहत। अब भाग 2 में हम लोग पढ़ेंगे नागरिकता, ठीक है। और 5 से 11 तक अनुच्छेद हम लोग नागरिकता के बारे में जानेंगे कि भारत में नागरिकता कितने तरीके से प्राप्त होता है, भारत की नागरिकता कैसे मिलती है, और भारत की नागरिकता कैसे त्याग होती है, क्या क्या तरीके हैं। तो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता से संबंधित है, तो नेक्स्ट क्लास में उसका होगा। इसी प्रकार से फिर हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ेंगे अनुच्छेद 12 से लेकर के 36 तक। उसके बाद फिर हम लोग डीपीएसपी पढ़ेंगे 36 से 51 तक, राज्य के नीति निर्देशक तक। उसके बाद फिर हम लोग 51 को पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य। इस प्रकार से फिर हम लोग जो है राष्ट्रपति पढ़ेंगे। तो एक सिलसिलेवार ढंग से पढ़ते जाएंगे और आपका पॉलिटी खत्म हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो बस आपको कुछ नहीं करना, जो चैप्टर अभी हमने बताया आप उसको लुसेंट में खोजिए और उसका ऑब्जेक्टिव बनाने का प्रयास कीजिए। उम्मीद करते हैं सारा प्रश्न बिना आंसर देखे आपका बन जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।